अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लेक्चर्स। आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बहुत ज़्यादा जिसको इम्पोर्टेंस दी जाती है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है। उसकी वजह अब जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगी और ये नाम मोटिवेशन आपने अक्सर सुना भी होगा। जब भी हम काम करने लगते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपको उसके लिए मोटिवेटेड होना चाहिए। आप जब मोटिवेटेड होंगे तभी काम में दिल लगाएंगे और तभी आपका वो काम अच्छे तरीके से होगा। तो बीइंग अ मैनेजर हमारे लिए ये समझना कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेटेड रख सकते हैं, वो कौन कौन से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं जिनको हम देखें अगर हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ हों जो डीमोटिवेटेड हों। ये बहुत अक्सर एम्प्लॉयज़ मैनेजर्स गलती कर जाते हैं कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो बज़ाहिर इंथुसियास्टिक नहीं होते, जो काम बहुत स्लो कर रहे होते हैं, जो काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, तो अक्सर हम उन्हें कहते हैं कि ये लेज़ी हैं। बट ये एक मिसकॉन्सेप्शन होती है। उसका बहुत बड़ी एक रीज़न ये होती है कि वो एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड होते हैं और बीइंग अ मैनेजर हमारे लिए देखना ये ज़रूरी है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स कि हम उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो इसका फर्स्ट चैप्टर है मोटिवेशन का, इसके अंदर हम कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे और उसका भी जो पार्ट वन है, जो चैप्टर का जो पार्ट वन है, उसके अंदर हम कुछ अर्ली थ्योरीज डिस्कस करेंगे और पार्ट टू में हम कुछ रीसेंट थ्योरीज डिस्कस करेंगे ताकि आप मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को डीपली और अच्छे तरीके से समझ सकें। सो लेट अस स्टार्ट बाय डिफाइनिंग मोटिवेशन कि मोटिवेशन होती क्या है। अ, इसको हम एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं कह सकते। जिस तरह हमने पर्सनैलिटी का चैप्टर में डिस्कस किया, ये कोई इमोशन भी नहीं है, ये एक परसेप्शन भी नहीं है और ये एक एटीट्यूड भी नहीं है। इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ फोर्स, एन एक्सटर्नल मेंटल फोर्स दैट causes an individual to behave in a specific way. इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प यू अचीव योर गोल्स। मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा ताल्लुक आपके गोल्स के साथ होता है। ये आपकी एक इंटरनल एनर्जी होती है, एक फोर्स होती है जो आपको किसी एक तरीके से बिहेव करने के लिए पुश करती है। सो इट इज़ अ ड्राइव दैट pushes you to hard work. It is an energy that gives the strength to get up and keep going even when things are not going your way. So हमने ये देखा कि motivation is like a mental energy. बेसिकली हम मोटिवेशन को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट्स इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सिचुएशन। और आमतौर पे ये बात आप जहन में रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल और सिचुएशन को कंबाइंड करके ही स्टडी किया जाता है। इसी तरीके से जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मोटिवेशन के तीन की एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिकली डिफाइन करते हैं कि मोटिवेशन में बंदा कितना ज़्यादा या कम मोटिवेटेड है। एलिमेंट नंबर वन है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब यह है कि आप कितनी ज़्यादा, कितनी हार्ड ट्राई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। ये उसका एलिमेंट नंबर वन है। एलिमेंट नंबर टू है डायरेक्शन, कि क्या आप कोशिश एक स्पेसिफिक फोकस डायरेक्शन में कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि मोटिवेशन होती है किसी गोल के लिए, तो उस गोल को हासिल करने के लिए आप कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ इंटेंसिटी। और स्पेसिफिकली उसी गोल को हासिल करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो है डायरेक्शन। एंड थर्ड एलिमेंट जो मोटिवेशन को डिफाइन करता है, दैट इज़ परसिस्टेंस, कि आप ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं, अपनी पूरी जान भी लगा रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में भी मेहनत कर रहे हैं। वो डायरेक्शन जो उस गोल को हासिल करने के लिए आपने बनाए हैं, वो पाथवेज बनाए हैं, वो आइडियाज़ आपने बनाए हैं, वो बाकायदा आपने रोड मैप बनाया है, उसी डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। बट थर्ड इज़ हाउ परसिस्टेंट यू आर, कि आप कितनी ज़्यादा देर, कितनी जैसे कहते हैं कि टाइम लगा रहे हैं उसके ऊपर, कि आप उसकी कोशिश जारी रखें और हिम्मत नहीं हार रहे। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ अर्ली थेरीज ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, इस अर्ली थेरीज को डिस्कस करने का मकसद ये है ताकि हमें बेसिक समझ आ जाए, जिस तरह ह्यूमन बींग्स ने, अर्ली रिसर्चर्स ने मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू किया और उसको कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स जो है वो प्रेजेंट किए ताकि हम उसको एक प्रैक्टिकल शक्ल में सामने ले आएँ। तो ये अर्ली थेरीज जो हैं ये हमें आजकल की जो कंटेम्प्रेरी थेरीज हैं उनको समझने में हेल्पफुल होती हैं।
तो इसलिए हम इनको डिस्कस करते हैं और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये अर्ली थेरीज जो हैं इनको कंटेंट थेरीज भी कहते हैं और नीड थेरीज भी कहते हैं। तो इसमें जो सबसे फेमस थेरी है दैट इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थेरी, और उसी से डिराइव्ड है एल्डेफर्स की ERG थेरी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर मैग्रेगर्स की थेरी एक्स एंड थेरी वाई, और हर्सबर्ग्स की टू फैक्टर थेरी, और मैक्लेलैंड्स की थेरी ऑफ नीड्स। तो ये 4 थेरीज या 5 थेरीज जो हैं ये अर्ली थेरीज ऑफ मोटिवेशन में शामिल होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। जैसे नाम से साबित है कि ये एक हायरार्की है। हायरार्की का मतलब होता है कि चीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम कुछ ट्रैवल कर रहा है। जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है जिसमें टॉप पे बॉस होता है और उसके बाद उससे नीचे मैनेजर्स होते हैं, जिनको हम टॉप लेवल मैनेजर्स कहते हैं। फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, और उसके बाद फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, और फिर नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है। तो ये एक हायरार्की होती है। इसी तरह मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड जो है ये 5 टाइप्स ऑफ नीड्स जो है वो हमें बताती है कि जी 5 टाइप्स है जो हायरार्की में एग्जिस्ट करती हैं। द फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड इज सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंग या सोशल नीड भी इसको हम कहते हैं, esteem need, and last and the final need is self actualization। और मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी ये प्रपोज करती है कि हम जब फर्स्ट नीड हासिल कर लेते हैं तो फिर हम नेक्स्ट नीड जो है उसकी तरफ जाते हैं या उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। तो ये हायरार्की ऑफ 5 नीड्स जो है वो क्या क्या है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स ये दोनों लोअर ऑर्डर नीड्स कहलाती हैं, और ये ज़्यादा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनका ताल्लुक होता है या ये एक्सटर्नल नीड्स होती हैं। उसके बाद आती हैं सोशल स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिनको हम हायर ऑर्डर नीड्स भी कहते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा हमारे इंटरनल या हमारे माइंड से इसका रिलेशनशिप होता है। जो फिजियोलॉजिकल नीड होती है ये बहुत ही बेसिक लेवल पे जो इंसान की वो नीड्स जिसके बगैर इंसान का सर्वाइवल मुश्किल होता है, या अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो उसकी बॉडी की जो नीड्स रखी हुई हैं ये होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। जो इसके अंदर हम जैसे कहते हैं कि भूख लगना, प्यास लगना, और जब एडल्ट हो जाते हैं तो कुछ सेक्सुअल नीड्स होती हैं जो ह्यूमनली नीड्स में शामिल होती हैं। आपका बेसिक शेल्टर जो है या आपकी बॉडी के जो मामलात हैं, जो फिजिकल मामलात हैं, वो सारे के सारे आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स में शामिल हो जाते हैं। जब ये नीड फुलफिल हो जाती है बेसिक, तो फिर नेक्स्ट इंसान अपनी सेफ्टी की तरफ देखता है। ये सेफ्टी नीड्स जिस तरह आप अपने फिजिकल और इमोशनल हार्म से बचने की कोशिश करते हैं तो ये सेफ्टी नीड होती है। सिक्योरिटी ऑफ योर फिजिकल सेल्फ, योर फैमिली। सिमिलरली जब जॉब की तरफ हम देखते हैं तो सेफ्टी ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, आपके रिसोर्स से वो आपने जो चीज़ घर में रखी हुई है जो आपने मेहनत से कमाई है, या आपके पास कुछ ट्रेयर्स हैं या कुछ रिसोर्सेज हैं उनकी सेफ्टी, आपके जान और माल की सेफ्टी, ये तमाम के तमाम आपकी सेफ्टी नीड्स में शामिल होती हैं। और बहुत हद तक ये नीड जो है पिछले कुछ अरसे में जब टेररिज्म चल रहा था तो ये नीड्स जो है वो इंसानों की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। उसके बाद जो हम जिसे हमने लव, बिलोंगिंग या तो जो सोशल नीड्स होती हैं वो, जैसे हमें सोशल गैदरिंग में जैसे कहते हैं ह्यूमंस आर इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो योर नीड टू बी लव्ड, यू नीड टू बिलोंग टू सम ग्रुप, यू नीड टू बिलोंग टू सम फैमिली, एक्सेप्टेंस बाय अ ग्रुप, या फ्रेंडशिप की जो नीड्स हैं, या हम जो रिलेशनशिप्स कायम करते हैं, हम जो इज़्दवाजी रिलेशनशिप्स कायम करते हैं, जो हमारा एक शादी का जो एक नीड होती है, उसका एक एस्पेक्ट हमारा ये कि हम किसी एक के साथ एक रिलेशनशिप कायम कर सकें। तो ये तमाम के तमाम जो नीड्स हैं आपकी सोशल नीड्स से बिलोंग करती हैं। तो अब आप ये देखें हायरार्की में हम कैसे कैसे ऊपर जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल नीड है, ठीक है। और ये ऐसी नीड है जो तकरीबन हर बंदा जो है उसकी, तकरीबन क्या इनफैक्ट हर बंदे की ये नीड है। उसके बाद हमारी एक सेफ्टी की नीड है। अब जिसकी ये लोअर लेवल की नीड पूरी नहीं होगी वो अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको तो सर्वाइवल है कि उसकी बेसिक हंगर या बेसिक उसकी स्लीप अगर डिप्राइव हो रहे हैं या वो ऐसी नीड है जो फुलफिल नहीं हो रही तो वो सेफ्टी के बारे में नहीं सोचेगा। ये मैस्लो का
पर्सपेक्टिव है। और जब तक सेफ्टी आपकी फुलफिल नहीं होगी तो आप फिर लव एंड बिलोंगिंग एंड सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं सोचेंगे। वंस आपकी सोशल नीड्स फुलफिल हो जाएगी तो नेक्स्ट इज योर स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो आपके माइंड में ये चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले, आप एक कॉन्फिडेंस हो आपको काम करने के लिए, आपके पास इख्तियार हो, आपके पास जो है एक जिसे कहते हैं कि एक रिकग्निशन एंड अटेंशन, ये तमाम नीड्स जो हैं ये आपकी स्टीम नीड्स में शुमार होती हैं। तो स्टीम नीड्स जब एक दफ़ा फुलफिल हो जाए तो फिर नेक्स्ट इज़ हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और बहुत कम लोग जो हैं उनकी ये नीड्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कंप्लीट होती है। ये आपकी बेसिकली अपने आप को पहचानने की नीड है कि आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने रखे हैं एबिलिटीज और जो टैलेंट्स, आप उनको किस तरीके से फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अपना पोटेंशियल और अपने आप को यूटिलाइज करने की जो नीड फुलफिल हो जाती है उसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी से ताल्लुक रखती हो, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हो, आपको आप जिसे हम कहते हैं ना कि आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जब आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो दिस इज योर नीड टू फुलफिल योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, और वो आपकी कैपेबिलिटीज और आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करती है। तो मैस्लो की इस नीड के हवाले से आप ये देखें कि जब तक आपको एक ऐसी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी जहाँ पे आप अपनी जो अपनी काबिलियत है उसको अच्छे तरीके से यूज कर सके, तो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी। और जाहिर है अगर आपको लोअर लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, सेल्फ स्टीम आपकी डेवलप नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा, आपको वो अचीवमेंट के ऊपर वो रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, तो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड जो है वो फुलफिल होनी मुश्किल हो जाएगी। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी या मैस्लोज नीड थ्योरी जो है वो वर्क प्लेस पे किस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जो बेसिक मोटिवेशन नीड्स है, अगर वर्क के हिसाब से उसको देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जब तक अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज नहीं पे करेंगी तो उनकी बेसिक लाइफ जो है वो अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो ये उनकी एक बेसिक नीड है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पे सैलरीज टू देयर एम्प्लॉयज। और इसी तरीके से वहां पे उनको लंच ब्रेक्स का देना या वॉशरूम्स प्रोवाइड करना या जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ की उनका ख्याल रखना, दैट इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज एट द लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेकंड जब आ जाता है फिर सेफ्टी नीड्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इस प्रोवाइड अ वर्किंग एनवायरनमेंट विच इज सेफ। उसके अलावा आपकी जॉब सिक्योरिटी भी सेफ्टी नीड में आ जाती है और आपको थ्रेट्स ना होना जॉब्स के ऊपर काम करते हुए, जिस तरह बुलिंग होता है या एक ग्रुप जो लार्ज बड़ा ग्रुप है जो किसी एक को एम्प्लॉय को कॉर्नर कर देता है, उसको उसके किसी स्टीरियोटाइप की वजह से या प्रेजुडिस की वजह से उसको तंग करते हैं कि वो किसी एक स्पेसिफिक कलर से ताल्लुक रखता है या स्पेसिफिक कास्ट से ताल्लुक रखता है। और इससे मिलता जुलता एक वाक्य अभी रिसेंटली अमेरिका में भी आपने नोटिस किया कि बिकॉज ऑफ द कलर एक स्पेसिफिक एक पर्सन को जो है वो टारगेट किया गया, और ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं। तो ये सेफ्टी नीड्स हैं। और इस सेफ्टी नीड में जब पिछले दिनों टेररिज्म बहुत ज़्यादा अपनी पीक पे थी, तो इस सेफ्टी नीड्स को बहुत सारी कंट्रीज में फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो गया। स्पेशली इन पाकिस्तान यू हैव सीन कि किस तरीके से स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया इन थ्रेट्स की वजह से। और इवन अटैक हुआ और बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ पिशावर में एपीएस का। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाकयात मिले। तो ये सेफ्टी नीड जो है ये इंसान की रिक्वायरमेंट है कि उसको इस किस्म की एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए जिसमें वो अपने आप को सिक्योर और सेफ फील किया करे। सोशल नीड्स जब ऑर्गेनाइजेशन में हम होते हैं, और आप लोगों की आजकल ये सोशल नीड्स जो है व्हेन यू आर सिटिंग एट होम एंड यू आर लर्निंग ऑनलाइन, और यू आर नॉट विजिटिंग योर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और अदर इंस्टीट्यूट्स, तो आपकी सोशल नीड्स जो है वो बहुत हद तक फुलफिल नहीं हो पा रही। तो ये सोशल नीड्स का मतलब ये होता है कि इंसान की जो इंटरेक्शन है विद अदर पीपल, वर्किंग इन टीम्स एंड यू आर फीलिंग एक्सेप्टेड बाय अ ग्रुप, एक्सेप्टेड बाय कोलीग्स, और आपको रिकग्निशन मिले एक सोशल में, आपके जो कोलीग्स हैं वो आपको पहचाने किसी वजह से, और फ्रेंडशिप्स का एक माहौल कायम हो, तो ये सोशल नीड्स होती है एनवायरनमेंट में। और बहुत हद तक ऑर्गेनाइजेशंस के कल्चर्स में ये वाली नीड्स जो हैं
ये वाली जो एलिमेंट्स हैं ये हो तो फिर इंसान की नीड फुलफिल होती है। समटाइम्स देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जिनके कल्चर में ये वाली एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते, तो फिर ये नीड फुलफिल नहीं हो पाती। वहाँ पे लोग एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते हैं, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर ये नीड फुलफिल नहीं हो पाती। स्टीम मोटिवेटर्स जो हमने कहा था कि सेल्फ स्टीम की जो नीड है, नीड ऑफ रिकग्निशन जिसे हम कहते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज करे, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, या आप अगर कोई एक स्पेशल प्रोजेक्ट करें या ऐसा कोई अच्छा काम करें जिसको रिकग्निशन की ज़रूरत है, तो उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज करे। तो इस तरीके से आपकी नीड फुलफिल होती है। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स असाइन करे कि जिसमें कोई आपको लर्निंग भी हो और जिसके एंड पे आपको कोई रिवॉर्ड भी मिल सके, और आपको प्रमोशंस मिलें, आपको जिस तरीके से कुछ सेरेमनीज होती हैं उसके अंदर आपको अप्रिशिएट किया जाए, तो आपकी स्टीम नीड्स इस तरीके से फुलफिल होती हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज़ की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड, यानी अपने आप को पहचानना, अपने पोटेंशियल को पहचानने की जो नीड है उस वो फुलफिल हो, तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस को अपने एम्प्लॉयज़ को चैलेंजिंग और मीनिंगफुल वर्क देना चाहिए। ऐसा वर्क जिसमें इनोवेशन भी हो, जिसमें क्रिएटिविटी भी हो, जिसमें कोई ऐसा काम हो कि एम्प्लॉय को लगे कि हाँ, इसमें मेरा जो पोटेंशियल है वो फुली यूटिलाइज हो रहा है और बहुत सारे लोगों को मेरे इस काम से फ़ायदा हो रहा है। तो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड जो है वो फुलफिल हो सकती हैं। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप गूगल में अगर सर्च करें तो अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह का काम देते हैं कि जिसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, वर्क चैलेंजिंग भी होता है और वर्क इनोवेटिव भी होता है। और इस तरह की बहुत सारी टेक कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स फुलफिल कर रही हैं। आइए देखते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड जो बहुत फेमस है, लेकिन इसके अंदर क्या लिमिटेशंस हैं और उसको हम किस तरह क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड सेंस तो बहुत ज़्यादा बनाती है, एक लिटरेचर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत आप जब मार्केट में जाएंगे तो इसको बहुत ज़्यादा कोट भी किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको एम्पेरिकल सपोर्ट जो है वो नहीं मिली। और एम्पेरिकल सपोर्ट का मतलब ये है कि ये एक थ्योरेटिकल तो बात है, लेकिन ये डाटा की सपोर्ट इसको मिलना, जो रिसर्च में हम प्रॉपर करते हैं कि हाइपोथेसिस जनरेट करके हम उस डाटा के ज़रिए देते हैं कि ये थ्योरी एप्लीकेबल है कि नहीं, ये उसको सपोर्ट नहीं मिली। तो दूसरा ये कि पिरामिड को रिसर्चर्स ने बहुत ज़्यादा चैलेंज किया है कि ये कैसे हो सकता है कि अगर आप एक नीड के इंतज़ार करें और फिर दूसरी नीड जो है वो फुलफिल की जाए। बहुत सारे ऐसे कल्चर्स भी हैं जहाँ पे, और मेरा अभी तजर्बा भी हुआ है कि जहाँ पे सोशल नीड्स जो है वो बाकी तमाम नीड्स के ऊपर फुलफिल होती हैं, प्रोसीड करती हैं, उनको उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जिस तरह समटाइम्स ऐसे होता है कि जब लोग मिलजुल के रहते हैं या मिलना जुलना होता है, तो आप अक्सर अपनी सेफ्टी को भी दांव पे लगा के आप मिलने जुलने का प्रोग्राम अपना जारी रखते हैं। और ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोविड-19 जो आपकी सेफ्टी नीड के हवाले से एक लॉकडाउन हुआ है, उसको वायलेट करके अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल किया है। समटाइम्स आप अपना पेट काट के अपना जो खाना है उसको भी दांव पे लगा के आप अपनी सोशल रिक्वायरमेंट्स जो है, अपने कल्चर की रिक्वायरमेंट्स हैं, गिफ्ट्स देना या किसी को या शादी पे खर्चे करना, वो इस हद तक आप करते हैं क्योंकि वो आपकी एक सोशल नीड है जिसको आप फुलफिल कर रहे हैं कि दूसरों को आपने चीज़ दिखानी होती है। तो दूसरा ये है कि इस बात का भी एविडेंस कम है कि लोग एक नीड को एक टाइम में फुलफिल नहीं कर रहे होते, मल्टीपल नीड्स को एक टाइम में फुलफिल कर रहे होते हैं। तो उसी को सामने रखते हुए फिर एडफर्ड ने ERG थ्योरी प्रेजेंट की। तो एल्फर की जो ERG थ्योरी है वो बेसिकली है, तो उसमें बात वही जो मैस्लो ने की है। सिर्फ उसने क्या किया कि उसने उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जो पहला ग्रुप है वो उसने कहा एग्जिस्टेंस ग्रुप। जो लो लेवल की 2 नीड्स थी मैस्लो की, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, उसको उसने एग्जिस्टेंस ग्रुप में डाल दिया। और एग्जिस्टेंस ग्रुप का कंसर्न ये है कि हमारी जो मटेरियल एग्जिस्टेंस रिक्वायरमेंट है वो तमाम की तमाम हमारी एग्जिस्टेंस नीड में आ जाती हैं। और उसने कहा जी फिजियोलॉजिकल नीड और योर हंगर, स्लीप, जो बॉडी की दूसरी ज़रूरियात हैं वो तमाम, प्लस आपकी जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, सिक्योर एनवायरनमेंट, ये तमाम एग्जिस्टेंस नीड में शामिल होती हैं। उसके बाद रिलेटेडनेस की नीड उसने दूसरी डिस्क्राइब की, जो मैस्लो की सोशल और स्टेटस की जो नीड है, जो सोशल नीड है, उसके अंदर उसने शामिल कर दिया उसको। और तीसरी उसने ग्रोथ नीड बना दी।
ग्रोथ नीड में वो तमाम चीज जो एस्टीम नीड यानी कि आपकी रिकग्निशन की जो नीड है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आपके पोटेंशियल को पहचाने जाने की जो नीड है, वो ग्रोथ नीड में आ गई. सो द ग्रोथ ग्रुप इज कंसर्न विद आवर inner desire for personal development. This group includes the intrinsic component of Maslow's esteem needs. ठीक है, esteem needs तो हमने डिस्कस की थी, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, वो तमाम की तमाम जो है आपकी ग्रोथ नीड में आ गई. एक तो ये एल्फर ने ये काम किया. दूसरा उसने जो काम किया वो ये कि उसने कहा कि ये तमाम की तमाम हायरार्की में नहीं है, ये तमाम नीड्स एक वक्त में भी फुलफिल हो सकती हैं. यानी कि हो सकता है कि कोई जो है अपनी रिलेटेडनेस की नीड फुलफिल कर रहा हो, कोई जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस की नीड पे फोकस कर रहा हो, कोई जो है वो ग्रोथ पे फोकस कर रहा हो, और कोई जो है वो एक वक्त में तीनों पे या दो इनमें से किसी दो पे फोकस कर रहा हो. आल्दो ये थ्योरी बहुत फेमस हुई, मैस्लो की थ्योरी से थोड़ी कम लेकिन फेमस हुई, लेकिन इस थ्योरी में भी इतनी सपोर्ट नहीं मिली जितनी मैस्लो की थ्योरी को, मतलब इसको भी उतनी ही सपोर्ट मिली रिसर्च में कि एम्पेरिकली ये उतनी प्रूवन थ्योरी नहीं है. नेक्स्ट इज आवर मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई. थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जिस तरह हमने पहले भी पर्सनैलिटीज में देखा था कि एक लोग होते हैं जो ए टाइप पर्सनैलिटी होती है और एक होते हैं जो बी टाइप पर्सनैलिटी होती है. इसी तरह थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की हम बात करते हैं. थ्योरी एक्स बेसिकली नेगेटिव ट्रेट्स को फोकस करती है, और थ्योरी वाई जो बेसिकली वो पॉजिटिव ट्रेट्स को फोकस करती है. मैकग्रेगर ने देखा कि जो मैनेजर्स होते हैं वो दो पर्सपेक्टिव्स में देखते हैं अपने एम्प्लॉयज को, यानी उनके दो तरीके होते हैं अपने एम्प्लॉयज को देखने का. एक्स वाले मैनेजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव पिक्चर देखते हैं, और वो नेगेटिव पिक्चर के ये देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज जो हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये रख दिया है कि उन्होंने काम को नापसंद करना ही करना है, और जब भी उनको मौका मिलेगा वो काम को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे. और चूंकि वो काम को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, उनको फोर्सफुली जबरदस्ती कंट्रोल करके, डिसिप्लिन करके, या अगर मौका मिले तो पनिश करके उनसे काम कराना चाहिए, और जबरदस्ती उनके ऊपर इसलिए करनी चाहिए कि वो काम को, क्योंकि वो वैसे ही काम को डिसलाइक कर रहे हैं. फिर मैनेजर्स कहते हैं कि एम्प्लॉयज जो है ना उनके अंदर ये खासियत है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर सूरत अवॉइड करेंगे, और हमेशा उनको हमें एक डायरेक्शन देनी होती है, उसके अलावा वो काम नहीं कर सकते. और फिर जो एम्प्लॉयज, ये जो एक्स थ्योरी के मैनेजर्स हैं, वो ये भी सोचते हैं कि एम्प्लॉयज को सबसे ज्यादा अजीज होती है सिक्योरिटी, जो जॉब की सिक्योरिटी होती है, और इतना वो ना इंथुजियास्टिक नहीं होते, उनके अंदर इंथुजियाज्म जो है वो इंटरनल नहीं होती. तो हमें उनको कंट्रोलिंग के जरिए और फोर्सिंग के जरिए हमें उनको काम कराना है. कुछ मैनेजर्स, ये ऑब्जर्वेशन है मैकग्रेगर्स की जो उसने इस तरह बनाई, कि उसने कहा कि कुछ मैनेजर्स तो एक्स पे बिलीव करते हैं, विच इज अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ देयर एम्प्लॉयज, और कुछ मैनेजर्स जो हैं वो वाई पे बिलीव करते हैं. वाई पे ये है कि मैनेजर्स ये सोचते हैं कि उनके एम्प्लॉयज जो हैं वो वर्क को बिल्कुल इसी तरह देखते हैं जैसे अपनी जिंदगी के बाकी चीजों को, कि इट्स अ नेचुरल थिंग. जिस तरह हम रेस्ट करते हैं, जिस तरह हम कोई और हॉबी होती है हमारी, जिस तरह घर में काम होता है, जस्ट लाइक हमारा काम भी इस तरह होता है. और लोग जो हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ कमिटेड हो. यानी कि जो उनको काम दिया है अगर उसके साथ कमिटेड हैं तो फिर लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती. दे आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क एंड दे कैन सी हाउ दे आर डूइंग देयर वर्क. उसके बाद उसने, जो तेरी वाई के जो मैनेजर्स होते हैं वो ये भी सोचते हैं कि अगर एक आम बंदा हमारे पास आ जाए तो हम उसको ये सिखा सकते हैं कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कैसे करना है. और फिर एम्प्लॉयज के अंदर ये खासियत होती है कि वो खुद से डिसीजंस ले सकते हैं विच आर इनोवेटिव, यानी कि एक न्यू थिंकिंग के साथ, एक बेहतर तरीके के साथ वो काम कर सकते हैं अगर हम उनको फ्री हैंड दें, उनको कमिटेड बनाएं, और उनको ये समझाएं कि आपको इस काम में आपके लिए क्या फायदा है और ये काम आपके लिए कितना अच्छा है. सो थ्योरी वाई के लोग जो हैं वो ज्यादा मैस्लो हायरार्की की जो टॉप नीड्स हैं विच आर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम एंड सोशल, वो उस पर ज्यादा लाया करते हैं.
और जो थ्योरी एक्स के लोग हैं वो लोअर नीड्स जो हैं उनको ज्यादा फोकस करते हैं। ये मैकग्रेगर ने ऑब्जर्वेशन दी। लेकिन बाद में मैकग्रेगर ने खुद भी ये कह दिया कि ज्यादातर लोग जो हैं वो थ्योरी वाई पे के अंदर लायक करते हैं। और फिर उसने यही कहा कि अगर आपने एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिवली व्यू करना है तो आपको उनको पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजिंग जॉब्स देनी चाहिए और उनके ग्रुप रिलेशंस बेहतर होने चाहिए। इस तरीके से एम्प्लॉयज की जो मोटिवेशन है वो मैक्सिमाइज हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली प्रीवियस टू थ्योरीज की तरह जो मैकग्रेगर्स की थ्योरी एक्स और वाई है उसको भी कम एम्पेरिकल सपोर्ट मिली और इस वजह से हम उसको बहुत ज्यादा इसलिए कोट नहीं कर सकते कि ओबी में एम्पेरिकल सपोर्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तभी हम उस थ्योरी को ज्यादा फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी और इसको हम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। इस मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी में हर्सबर्ग ने क्वालिटेटिव रिसर्च के जरिए बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट किए और उसने लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर जॉब। अच्छा, उससे जब उसको जब रिजल्ट्स मिले तो ये फाइंड आउट हुआ कि लोगों के लिए ऐसे फैक्टर्स जिससे वो सेटिस्फाइड हो वो डिफरेंट है और ऐसे फैक्टर जिससे वो डिससेटिस्फाइड हो वो डिफरेंट है। यानी इसका मतलब ये था कि ट्रेडिशनली ये देखा जाता था कि अगर आप हाईली सेटिस्फाइड हैं तो दूसरी एक्सट्रीम होगी इज डिससेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये या आप ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, जब आप कम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आप डिससेटिस्फाइड होते जाएंगे। अच्छा, जब आप कम डिससेटिस्फाइड होते जाएंगे तो आप ज्यादा सेटिस्फाइड होते जाएंगे। लेकिन हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी के हिसाब से वो फैक्टर्स जिससे आपकी डिससेटिस्फैक्शन कम या ज्यादा होती है वो डिफरेंट है और वो फैक्टर्स जिससे आपकी सेटिस्फैक्शन कम या ज्यादा होती है वो डिफरेंट है। तो ये मोटिवेटर्स होते हैं सेटिस्फैक्शन करने के लिए, हाइजीन फैक्टर होते हैं डिससेटिस्फैक्शन को कम या ज्यादा करने के लिए। तो जब आपकी कंपनी की पॉलिसीज आपकी डिससेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है, अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी बेहतर होती जाएंगी तो इसका यह मतलब नहीं कि आप ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, इसका मतलब यह होगा कि आप कम डिससेटिस्फाइड होते जाएंगे। जब आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी तो इसका भी यही मतलब होगा कि जितनी आपकी सैलरी बढ़ रही है आपकी डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द जॉब कम होती जा रही है। जैसे जैसे आपकी वर्क कंडीशंस बेहतर हो रही हैं वैसे वैसे आपकी डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द जॉब कम होती जा रही है। वर्क कंडीशंस खराब हो रही हैं तो डिससेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये डिससेटिस्फैक्शन को कम या ज्यादा करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं दैट इज हाइजीन फैक्टर्स इन द जॉब। फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स को हर्सबर्ग ने यह कहा कि जब ये मोटिवेटर्स कम या ज्यादा होते हैं तो आपकी सेटिस्फैक्शन भी कम या ज्यादा होती है, यानी इनका डिससेटिस्फैक्शन से ताल्लुक नहीं है। तो जब आपको ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी आपकी जॉब से सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। हर्सबर्ग के मुताबिक ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं यानी जो आपके इंटरनल होते हैं और उसके मुताबिक जो डिससेटिस्फैक्शन से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हर्सबर्ग ने ये कहा कि जो मोटिवेटर्स हैं ये सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते हैं और कम करते हैं और हाइजीन फैक्टर्स जो हैं वो डिससेटिस्फैक्शन को बढ़ाते या कम करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिस तरह अचीवमेंट, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ, ये तमाम आपकी रिलेट करती हैं सेटिस्फैक्शन के साथ। और इसी तरह कंपनीज की पॉलिसीज, आपका सुपरवाइजर्स, रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, वर्क कंडीशन, सैलरीज, ये तमाम चीजें आपकी रिलेट करती हैं हाइजीन फैक्टर्स यानी डिससेटिस्फैक्शन के साथ। सिमिलर टू प्रीवियस टू थ्योरीज हर्सबर्ग थ्योरी के ऊपर भी यानी टू फैक्टर थ्योरी के ऊपर भी क्रिटिसिज्म है। एक तो हर्सबर्ग ने कहा कि हाइजीन फैक्टर्स को हमें कम या ज्यादा करना पड़ेगा अपनी डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव करने के लिए और मोटिवेटर्स को बढ़ाने के लिए यानी सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें मोटिवेटर्स पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। लेकिन हर्सबर्ग ने जो रिसर्च की थी ये क्वालिटेटिव रिसर्च थी और इसका प्रोसीजर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो उसने जो पार्टिसिपेंट से क्वेश्चंस पूछे उन क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू बेस्ड था और आपको पता है इंटरव्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कम सैंपल होता है हमारे पास, तो पार्टिसिपेंट्स की सेल्फ सर्विंग बायस जो इसमें बहुत ज्यादा पार्ट प्ले कर सकती है और ऑब्जर्वेशन की बायस जो है पार्ट प्ले कर सकती है। सेटिस्फैक्शन का मैयर जो है वो बहुत ज्यादा उसने स्ट्रांग यूज नहीं किया था एंड हर्सबर्ग अज्यूम्ड, उसने अजम्पशंस बहुत सारी दी थी, इस पर रिसर्च नहीं की थी कि देयर इज अ स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी।
तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, वही जो पुरानी थेरीज पे भी क्रिटिसिज्म था कि बहुत ज़्यादा एम्पेरिकली वैलिडेट हम इनको नहीं कर सकते, बट स्टिल इट्स अ गुड थेरी टू सी द पर्सपेक्टिव के किस तरीके से हम सेटिस्फायर्स और डिससेटिस्फायर्स यानी मोटिवेटर्स और अपने हाइजीन फैक्टर्स को एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं. Now let's come to our last theory in traditional theories, that is McClelland's theory of need या McClelland's three needs theory. इस theory के मुताबिक लोगों में तीन किस्म की नीड्स होती हैं. नीड फॉर अचीवमेंट, जिसे हम NAC भी कर सकते हैं एब्रीविएशन में, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन. अच्छा, जिन लोगों में नीड फॉर अचीवमेंट हाई होती है, वो सक्सेस हासिल करना, अचीव करना, आगे बढ़ना, उनके अंदर ये एक नीड बहुत ज़्यादा होती है और वो उनकी स्ट्रगल यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सीड करके जैसे मैनेजर्स होते हैं तो टॉप लेवल तक पहुंच सकें. फिर होती है नीड फॉर पावर. नीड फॉर पावर लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि दूसरों को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, उनको उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकें, उनको उनसे अपनी बात मनवा सकें. असर्टिवनेस उनके अंदर होती है कि लोग उनकी बात माने, ठीक है. और नीड फॉर एफिलिएशन, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप्स कायम करने की नीड, एक क्लोज सोशल एफिलिएशंस बनाने की नीड, ये है नीड फॉर एफिलिएशन. अच्छा, ये तीन किस्म की नीड्स हर किसी बंदे के अंदर एक वैरिंग भी हो सकती है, यानी हो सकता है कि कोई ऐसा हो जिसके अंदर ये तीनों नीड्स कम हो, ये भी हो सकता है कि इसके अंदर तीनों नीड्स ज्यादा हो. और लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि नीड फॉर एफिलिएशन जो है ये थोड़ी सी नीड फॉर पावर और नीड ऑफ अचीवमेंट से डिफरेंट है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन इनमें से बेहतर मैनेजर बन सकता है, क्योंकि ये जो नीड थ्योरी है ये लेटेस्ट मतलब इतनी नई तो नहीं है, लेकिन हमने प्रीवियस जितनी थ्योरीज डिस्कस की हैं उनमें ये सबसे नई है और इसको थोड़ी बहुत एम्पेरिकल सपोर्ट भी मिली है. तो रिसर्च से ये पता चला कि जो हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि किसी की नीड फॉर अचीवमेंट हाई है, क्या उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी? अब देखा गया कि जिन लोगों की नीड फॉर अचीवमेंट हाई है उनका, वो चूंकि रिस्क भी ज्यादा ले लेते हैं, इसलिए उनका अचीवमेंट या परफॉर्म करने की जो रेशियो है वो 50-50 हो जाती है. यानी 50% चांस है कि वो सक्सेसफुल हो, 50% चांस है कि वो ना हो सक्सेसफुल. अच्छा, वो अपनी जॉब में तो मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन ऐसी जॉब में जिसमें उनको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिले, फीडबैक ज्यादा बेहतर मिले और उसके अंदर रिस्क भी कम हो. अच्छा, उसके बाद वो इतने अच्छे मैनेजर्स नहीं होते. ज्यादा अच्छे मैनेजर्स वो होते हैं जिनके अंदर नीड फॉर पावर ज्यादा हो और नीड फॉर एफिलिएशन कम हो. अच्छा, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सी भी बात है, लेकिन चूंकि बहुत सारा चीज़ों को एम्पेरिकली हमने देखना होता है, उसमें हम बहुत ज़्यादा फिर अपनी लॉजिक नहीं शामिल कर सकते. तो इस थ्योरी को रिसर्च सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन इस थ्योरी का एक इशू ये है कि इतनी प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है, क्योंकि ये इंसान की पर्सनैलिटी के साथ मोटिवेशन को फिक्स कर रही है. जबकि हमें तो एक ऐसी थ्योरीज चाहिए जिसमें हम अपनी मर्जी से बीइंग अ मैनेजर इंसान की मोटिवेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें. तो नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम कंटेम्प्रेरी यानी न्यू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे, विच आर मोर प्रैक्टिकल एज कम्पेयर टू द थ्योरीज वी हैव डिस्कस्ड टुडे. एक उनका ओवरव्यू हम ले लेते हैं. वी हैव डिस्कस्ड फोर थ्योरीज जिसको हम अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कहा है. सबसे पहले हमने मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी डिस्कस की और उसके साथ एडफर की ERG. तो एडफर की ERG थ्योरी जो है वो मैस्लो हायरार्की से डिराइव हुई है, लेकिन उसमें थोड़ी सी उसने ये कहा कि एट अ टाइम एग्जिस्ट कर सकती हैं नीड्स. उसके बाद मैकग्रेगर्स की थ्योरी X एंड Y, हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी और मैकक्लेलैंड की थ्योरी ऑफ नीड्स. तो ये थ्योरी थी और नेक्स्ट टाइम हम कंटेम्प्रेरी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.